हेलो दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल्स में आपका स्वागत है। तो हम डिस्कस कर रहे थे आपके साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉडर्न इंडिया, जिसमें हमारा कंटेंट है स्पेक्ट्रम बुक बाय राजीव अहीर एंड घटना चक्र। तो इसकी समरी हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस सीरीज़ में ये हमारा 5th लेक्चर है, ठीक है। तो बाकी के 4 लेक्चर ऑलरेडी अपडेट हो चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो इस लेक्चर को देखने से पहले पुराने लेक्चर ज़रूर देखें, ताकि आपको एकदम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अंडरस्टैंडिंग बन जाए आपकी, और ये चैप्टर समझने में थोड़ी आपको मतलब ईजी हो जाए आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। तो अगर रिवोल्ट ऑफ 1857 की हम बात करें, तो सबसे पहले तो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। तो इसको बोला जाता है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था ये हमारा, ठीक है। क्योंकि इससे पहले मतलब इतने लार्ज स्केल पर कोई भी रिवोल्ट ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। अब कॉजेज़ की बात करें कि क्या ऐसे कॉजेज़ थे जिसकी वजह से ये रिवोल्ट हुआ। इकोनॉमिक कॉजेज़ की बात करते हैं। इकोनॉमिक कॉजेज़ में बात करें तो एक तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी उसका डिस्ट्रक्शन हो गया था। कैसे हो गया था? क्योंकि मतलब जब ब्रिटिशर्स आए थे, तो जो भी मतलब कुछ इंडस्ट्रीज़ थी हमारे इंडिया में, वो हैम्पर हो गया था उनका सेटअप। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में इंपोर्ट कर रहे थे बहुत सारे प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जब इंपोर्ट हो रहा है लार्ज स्केल में, तो मतलब कंट्री के अंदर प्रोडक्शन क्यों ही होगी, जब सब कुछ इंपोर्ट हो रहा था। तो इंपोर्ट की वजह से जो प्रोडक्शन थी हमारे इंडिया में, वो बंद हो गई थी। इसकी वजह से बहुत सारे जो लोग थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए। जब वो अनएम्प्लॉयड हो गए, तो वो कहाँ गए? वो गए आपके रूरल एरियाज़ की तरफ। रूरल एरियाज़ में क्या करेंगे? अब मनरेगा तो थी नहीं उस टाइम। तो वो कहाँ एम्प्लॉय किए गए? वो एम्प्लॉय किए गए आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले से जो लोग काम कर रहे थे, अब जो नए लोग चले गए अर्बन एरिया से रूरल एरिया में, वो भी एग्रीकल्चर में एम्प्लॉय हो गए। तो इससे क्या हुआ, जो बर्डन था एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो एक मतलब अब एम्प्लॉयमेंट उतनी थी नहीं, बट लोग बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयड थे। इसलिए जो पर कैपिटा इनकम थी लोगों की, वो बहुत ही कम हो गई थी, ठीक है। तो ये एक डिसकंटेंटमेंट था लोगों में ब्रिटिशर्स के खिलाफ। सेकंड में बात करें तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। अब लैंड रेवेन्यू पॉलिसी आपने वो देखी होगी कि परमानेंट सेटलमेंट थी, रैयतवारी सेटलमेंट थी। तो ये सारे सेटलमेंट से क्या हुआ कि जो ज़मींदार थे, ठीक है, इनका जो उस पे था मनी लेंडर पे, जो आप बोल सकते हो कि मतलब, तो जो आपके ज़मींदार थे वो आपके किस पर निर्भर हो गए थे? वो हो गए थे निर्भर मनी लेंडर से, मनी लेंडर पर। क्यों? क्योंकि जो भी पीजेंट थे उनको टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है। जो ज़मींदारी सेटलमेंट थी, आपकी परमानेंट सेटलमेंट थी या रैयत वाली सेटलमेंट थी, तो इसमें एक टैक्स था जो कि फिक्स था, जो कि पीजेंट को पे करना था गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो जब वो पे नहीं कर पा रहे थे, तो वो क्या हो गए, ये इनसे मतलब कर्जा लेने लग गए। तो अभी जो कर्जा दे रहे थे मनी लेंडर इनको या ज़मींदार इनको, वो बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि मतलब ये जो साइकिल थी पॉवर्टी वाली, वो एकदम मतलब विशियस साइकिल बन गई कि ख़त्म नहीं होने वाली, लगातार चल ही रही थी। कि अभी आपने पे किया, बट उसके ऊपर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। जब नेक्स्ट आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो उस पर भी आपको बहुत ज़्यादा, आपके पास तो पैसे नहीं है, तो वो पैसे लेते थे फिर मनी लेंडर पर, उस पर और भी ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ये जो साइकिल थी ये चलते ही जा रही थी, ठीक है। थर्ड हम बात करें तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813 और 1833 है, इससे क्या हुआ था, अगर आप मतलब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में ये हुआ था कि जो भी मतलब मोनोपोली थी ट्रेड में, वो एबॉलिश कर दी गई थी। एक्सेप्ट किसमें? एक्सेप्ट टी इन ट्रेड एंड टी इन चाइना। इन दोनों को छोड़कर जो मोनोपोली थी वो एबॉलिश कर दी थी। तो इससे क्या होने लग गया कि बहुत भारी मात्रा में ट्रेड होने लग गया था। तो अब ट्रेड हो रहा है, तो मतलब अभी अगर आप सोचोगे तो ट्रेड अच्छा है हमारे लिए, पर उस टाइम पर जो ट्रेड हो रहा था वो ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट में था। तो जितना ज़्यादा ट्रेड हो रहा था उतने ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो एक्सप्लॉयटेशन और ज़्यादा बढ़ गया इसकी वजह से। रियन ऑफ एग्रीकल्चर पर ड्रोकॉनियन लैंड रिफॉर्म्स, वही जो आपकी ज़मींदारी सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट थी, उनके वजह से एग्रीकल्चर सिस्टम पूरा ही तहस नहस हो गया था, ठीक है। अनेक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अनेक्सेशन किससे हुआ था? जैसे आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हमने डिस्कस किया था लॉर्ड डलहौजी ने, कि मतलब जो भी स्टेट में अगर कोई अडॉप्टेड सन है, तो वो प्रॉपर्टी तो इनहेरिट कर सकता है, बट वो नेक्स्ट राजा घोषित नहीं किया जाएगा। तो ये एक रीज़न था कि जो प्रिंसली स्टेट्स में भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। देन नो पैट्रोनेज फॉर आर्टिशंस, अ डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। अब जब प्रिंसली स्टेट्स में जो राजा थे वही जब रिमूव कर दिए जा रहे हैं, तो जो आर्टिशन थे वो आर्टिशन कैसे चलते थे, इनका काम कैसे चलता था? इनके जो भी प्रोडक्ट होते थे ये महाराजा खरीदते थे, ठीक है। अब जब महाराजा को ही हटा दिया गया है, तो इनके प्रोडक्ट कौन खरीदेगा?
तो ये अपने प्रोडक्ट सेल नहीं कर पा रहे थे। जब ये अपने प्रोडक्ट सेल ही नहीं कर पाए तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये भी चले गए कहाँ, रूरल एरिया की तरफ। और कहाँ चले गए फिर बाद में, ये भी एग्रीकल्चर में चले गए। तो आप देख रहे हो एग्रीकल्चर सिस्टम पर इतने ज़्यादा लोग निर्भर थे, पर एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे पा रहा था उस टाइम। ठीक है। लॉस ऑफ स्टेटस फॉर जमींदार्स, अशेम टू वर्क, एंगर अगेंस्ट द ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन सोशल रिलीजियस अफेयर ऑफ द इंडियन पब्लिक। तो एक तो ज़मींदार का स्टेटस चला गया। अगर आपने ज़मींदारी मतलब परमानेंट सेटलमेंट पढ़ी है तो उसमें क्या था, इसमें ऐसा था कि एक सनसेट क्लॉज था। सनसेट क्लॉज किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था, वो ऐसा बोल रहा था कि जैसे इस दिन आपका फिक्स है कि आपको पे करना है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है। अगर उस दिन आपने उस दिन के शाम तक अगर पे नहीं किया तो जो भी आपका जो मतलब लैंड है जो आपको मतलब ज़मींदार को दिया गया था कि आप इसमें से टैक्स कलेक्ट करेंगे, वो लैंड उनसे ले लिया जाता था एंड उसकी ऑक्शनिंग हो जाती थी। ठीक है। तो इससे क्या होता था, जो भी ज़मींदार ज़मींदार पहले क्या थे, अगर मतलब मिडिवल इंडिया की बात करें हम, तो ज़मींदार एक बहुत ही हाई स्टेटस वाले लोग थे। पर ब्रिटिशर्स के टाइम क्या हुआ, अब जब इन ये सनसेट क्लॉज की वजह से अब मतलब इनकी जो मतलब अथॉरिटी है लैंड के ऊपर, ये भी फिक्स नहीं थी, ये कभी भी इनसे छीनी जा सकती थी। तो इससे इनका जो रुतबा है रूरल एरियाज़ में वो भी कम हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद इंटरफेरेंस इन सोशल रिलीजियस अफेयर, ये हम डिस्कस करेंगे आगे कैसे इंटरफेयर कर रहे थे। एक आपका है कि सती अबॉलिश की गई थी, दो वो बहुत ही अच्छा था, बट उस टाइम लोगों को क्या लगा कि ये हमारे जो रिलीजियस अफेयर में इंटरफेरेंस है ब्रिटिशर्स की। अब मतलब बाहर की कोई कंट्री आकर आपको मतलब टर्म्स डिक्टेट करे कि ये आप नहीं कर सकते हो, तो ये किसी को भी पसंद नहीं आएगा। तो उन्होंने तो बहुत अच्छा किया था, बट उस टाइम लोगों को ये मतलब अच्छा नहीं लगा कि मतलब ये मतलब हमारे रिलीजन में कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे जो एंगर था वो और ज़्यादा बढ़ गया। अब पॉलिटिकल रीज़न की बात करें तो मतलब ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस एंड डायरेक्ट एनेक्सेशन। तो ये हमने देखा था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपका डलहौजी का था, सब्सिडरी अलायंस क्या था, इसमें यह था कि एक ब्रिटिश रेसिडेंट को प्लेस किया जाएगा आपके टेरिटरी में, और मतलब थोड़े टाइम के बाद ऐसा हुआ था कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम से कि मतलब उनकी जितनी भी ऑटोनॉमी थी स्टेट की वो ले ली गई थी उनसे। ठीक है। अब आप किसी भी मतलब फॉरेन पावर से डील नहीं कर सकते हो, किसी भी मतलब नेबरिंग इंडियन स्टेट से डील नहीं कर सकते हो ब्रिटिशर्स को बिना बताए। तो ये एक पपेट की तरह बन गए थे। ठीक है। अनेक्सेशन हो गया, जैसे अवध का हो गया था ऑन द प्रोटेक्स्ट ऑफ मिसगवर्नेंस के का मतलब हवाले देते हुए अवध को अनेक्स कर लिया गया था। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ अनफेयर पॉलिसीज लाइक द पॉलिसी ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, द पॉलिसी ऑफ इनडायरेक्ट सबॉर्डिनेशन एंड द पॉलिसी ऑफ वॉर एंड अनेक्सेशन। तो इसमें क्या हुआ था, जैसे मिस गवर्नेंस, ठीक है, मिस गवर्न कर रहे थे वो लोग। फिर जो पॉलिसीज़ थी जैसे कि हमने देखा था जब बंगाल वाले रीजन में उनको फरमान मिला था, तो उसमें क्या था कि आपको बस 3000 पे करना है एनुअली। उसके बदले में वो कितना टाइम्स ट्रेड कर रहे थे, मतलब इसका 10 टाइम्स सोच लो आप। इतना पे करके ये इतना टाइम्स यहाँ से प्रॉफिट कमा रहे थे। ठीक है। तो ये ट्रेड एंड कॉमर्स की पॉलिसी थी, जिसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी भी होती है हमारी, बैटल ऑफ बक्सर होता है। ठीक है। इनडायरेक्ट सबॉर्डिनेशन कैसे, कि जो फरमान इशू किए गए थे वो मतलब कैसा था कि मतलब वो सेल कर रहे हैं मतलब प्राइवेट मर्चेंट्स को, बंगाल मर्चेंट्स को हाई रेट पे। इसके वजह से भी मतलब आपने देखा था बंगाल वाली रीजन में कितने कॉन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन हुआ था। तो ये सारी पॉलिसीज़ आपके, इससे जो मतलब एंगर था ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट ये बढ़ता ही जा रहा था। देन एब्सेंटी सॉवरन कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश। और एब्सेंटी कैसे बोल सकते हैं हम, एब्सेंटी मतलब ऐसा था कि अब सॉवरन तो नहीं था। जैसे अगर आज हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो हमारा प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर क्या है, ये इनको हम सॉवरेन डिक्लेयर करते हैं, या हम इनको मानते हैं कि ये हमारे इंडिया के सॉवरेन हैं। बट ब्रिटिशर्स की बात करें तो उसको सॉवरेन मतलब मानते ही नहीं थे, क्योंकि एक बाहर से आई हुई कंट्री आपके ऊपर रूल कर रही है, आप उसको सॉवरेन कैसे डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है। और पहली बात तो ये आए थे बस ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, तो एक सॉवरेन नेचर इनके अंदर था नहीं। ठीक है। डिनाइल ऑफ सर्टन राइट्स टू मुगल रूलर्स, जैसे हमने देखा था जो आपका बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई है, उसमें जो आपका मुगल रूलर थे, मुगल मतलब एम्परर थे उस टाइम के, उनको ऐसे पपेट बना दिया गया था कि आप इलाहाबाद में बस रिसाइड करोगे। ठीक है। एंड कोई भी मतलब पावर नहीं दी गई थी, सारी पावर उनसे ले ली गई थी कि आप मतलब इंडिपेंडेंट तरीके से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो। ठीक है। तो इनके राइट्स का डिनाइल हुआ यहाँ पर। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव बात करें तो हम रैम्पेंट करप्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन एट लोअर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसका एक मतलब मात्र एग्जांपल हमारे पास वो है कि जो फरमान इशू किए गए थे उसमें करप्शन इतना था कि मतलब वो प्राइवेट मर्चेंट्स को भी दिए जा रहे हैं। मतलब वो तो इशू किए गए थे किन के लिए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट पर्सनल थे उनके लिए।
बट जो प्राइवेट पर्सनल थे ब्रिटिशर्स के, वो भी इसको यूज़ करने लग गए। यूज़ तो दूर की बात है, वो तो उनको सेल भी करने लग गए इलीगल तरीके से। तो आपने देखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली कितना करप्शन था वहाँ पर। सोशल रिलीजियस की बात करें तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स नेटिव इंडियंस। इसमें जैसे कि आपके जो सोल्जर्स थे, उसमें जो इंडियंस थे वो हाईएस्ट पोस्ट कहाँ तक जा सकते थे, सूबेदार के रैंक तक। उससे ऊपर की रैंक इनके लिए मतलब ओपन नहीं थी, हाईएस्ट इतनी ही रैंक थी। तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, कि आप अगर एफिशिएंट हो बट फिर भी आपको इस पोजीशन से ऊपर नहीं भेजा जाएगा। बट जो यूरोपियंस होते थे, अगर वो कम एफिशिएंट होते थे तो भी वो इंडियन से ज़्यादा सुपीरियर होते थे उस टाइम, ठीक है। रिलीजियस प्रोपगेशन बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज, ये हमने देखा क्रिश्चियन मिशनरीज किसके लिए आई थी, कि हम पूरे मुगल एम्पायर को, पूरे मुगल एम्परर को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दें। वो चाहते थे कि पूरा वर्ल्ड क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। इससे भी लोगों को मतलब गुस्सा आया था कि आप हमारे रिलीजन में, मतलब अपने रिलीजन में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो। देन रिफॉर्म्स लाइक अबॉलिशन ऑफ सती विडो रीमैरिज एक्ट, ठीक है, वुमेन्स एजुकेशन वो सीन एज एन इंटरफेरेंस इन द ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी, ठीक है। अब अबॉलिश की जो की वो तो ठीक है, बट इनको ऐसा लगा कि ये इनके जो रिलीजियस मैटर है उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है। टैक्सेशन ऑन मॉस्क एंड टेम्पल, मॉस्क एंड टेम्पल्स के ऊपर टैक्स लगाने लग गए थे ब्रिटिशर्स, जो कि पहले तक नहीं लगता था बट ब्रिटिशर्स लगाने लग गए। तो इससे इनके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे वो भी हर्ट हुए। अब इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स, अब मतलब इंटरनेशनली हम देखें तो इंटरनेशनली भी कुछ इवेंट ऐसे हो रहे थे जिसने रिवोल्ट ऑफ 1857 को थोड़ा सा स्पार्क दिया, एंड ये रिवोल्ट ओपन अप हुआ बहुत ही वाइड स्केल पर। अगर शायद ये नहीं होते तो इंडियंस ऐसा सोचते भी नहीं कि शायद हम भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मतलब लड़ सकते हैं। तो इसकी बात करें तो क्रिमियन वॉर था आपका 1854 टू 1856 के बीच में। पंजाब वॉर था, फर्स्ट अफगान वॉर था, वो हमने देखा था कैसे वो चाहते थे कि हम अपने पर्सनल को वहाँ पर बैठा दें, ठीक है। देन द ब्रिटिश सफर्ड सीरियस लॉस इन दिस वॉर विच वॉज अ साइकोलॉजिकल बूस्ट फॉर इंडियंस। जब ब्रिटिशर्स इसमें हार गए थे तो इंडियंस को ऐसा लगा कि जब ये मतलब यहाँ के लोग अगर ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं तो हम भी हरा सकते हैं। तो साइकोलॉजिकली उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील हुआ एंड वो रिवोल्ट करने लग गए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। अब डिसकंटेंटमेंट अमंग सिपॉइज, सिपॉइज की बात करें तो यहाँ पर क्या चल रहा था, ये क्यों नाराज थे इनसे। एक तो रिस्ट्रिक्शन ऑन वेयरिंग कास्ट स्पेसिफिक क्लोथिंग एंड आइटम्स, जैसे टर्बन वगैरह था जो कि सिखिज्म में पहना जाता है, ये अलाउ नहीं किया गया था पहनने के लिए, ठीक है। तो मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, जिनकी वजह से सिखिज्म जो मतलब आपका सिखिज्म में लोग इनके अगेंस्ट हो गए थे। देन दे वर फोर्स टू ट्रैवल ओवरसीज विच वॉज फॉरबिडन इन हिंदू ट्रेडिशन। तो एक एक्ट आया था जिसकी वजह से क्या हुआ था, जैसे जो भी आपके बंगाल एंड सिंध वाली रीजन में सर्व कर रहे हैं उनको ऐसी अंडरटेकिंग देनी पड़ी थी, या उनको ऐसा मतलब साइन करके देना पड़ा था कि अगर आप इस वाले रीजन में सर्व कर रहे हो तो आपको कहीं भी सर्व करने के लिए भेज दिया जाएगा, ठीक है। बट उस टाइम क्या होता था, उस टाइम कि ऐसा था ना कि अगर आपने सी क्रॉस कर दी तो आप अपने रिलीजन को लूज कर दोगे, ठीक है। अब ये तो कंपलसरी हो गया। तो जो यहाँ के सिपॉइज थे जो इस वाले रीजन में आपके सर्व कर रहे थे बंगाल एंड सिंध में, उनके बीच में कंटेंटमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि अब तो अगर वो यहाँ पर सर्व कर रहे हैं तो उनको कभी भी बोला जा सकता है कि भाई आपको बाहर जाना है, और अगर बाहर चले गए तो भाई रिलीजन का लॉस हो जाएगा। और रिलीजन लॉस होना मतलब उस टाइम तो रिलीजन ही हमारा एकमात्र मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ थी, तो उसको लॉस करना तो मतलब कोई सोच ही नहीं सकता था, ठीक है। अनइक्वल पे फॉर इंडियन सिपॉइज, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड सबॉर्डिनेशन। अब पे जो थी वो अनइक्वल थी, जैसे अगर हमारा इंडियन भी सूबेदार है एंड यूरोपियन भी सूबेदार है तो जो यूरोपियन सूबेदार है उसको हाई पेमेंट मिलेगी, बट जो इंडियन सूबेदार है उसके कंपैरिजन में उसको लो मिलेगी, ठीक है। तो एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था पेमेंट में, इक्वल पेमेंट नहीं हो रही थी, ठीक है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वही आपका कि इंडियंस जो थे हाईएस्ट सूबेदार की रैंक तक जा सकते थे, उसके ऊपर मतलब प्रोहिबिट कर रखा था उनको, ठीक है। न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एनफील्ड राइफल्स हैड बीफ फैट कोटिंग्स। अब एनफील्ड राइफल की बात करें तो ये एक मतलब स्पार्क था कि ये होने के बाद एकदम से जो रिवोल्ट था वो स्टार्ट हो गया। अब अगर हम एनफील्ड राइफल की बात करें तो एनफील्ड राइफल का जो मतलब कोटिंग थी जिनको मतलब मुंह से काटना पड़ रहा था लोगों को, तो ये ऐसा एक मतलब ऐसा था ना कि सस्पिशन फैल गया लोगों में कि इसकी जो कोटिंग है ये बीफ से बनी हुई है, ठीक है। बीफ किससे आते हैं, हमारे काऊ से आती है। तो अब गाय की तो पूजा होती है, अगर आप उनका ही जैसे जो मीट थी अगर मतलब उससे बनी हुई है, आप उनको मतलब माउथ से कैसे बाइट कर सकते हो। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम एनफील्ड राइफल को यूज़ नहीं करेंगे। बट
जो भी यूज़ नहीं कर रहा था उनको क्या कर दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया या उनको रिमूव कर दिया गया पोस्ट से। तो इससे भी जो डिसकंटेंटमेंट था ये और ज़्यादा बढ़ गया। फिर आपका जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, वही आपका जो सीज़ को क्रॉस करना है, ये इसका नाम था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। ये एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट तरीके से बहुत एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है। नो भत्ता फॉर सर्विंग इन सिंध एंड पंजाब, तो अगर आप सिंध और पंजाब में सर्व कर रहे थे तो उन जो सिपाहीज को भत्ता नहीं देने की मतलब डिक्लेरेशन हो गई थी। तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन था क्योंकि आप इतने एडवर्स कंडीशन में फाइट कर रहे हो, उसके बाद भी ऐसा डिक्लेयर किया गया था कि इनको कोई भी फॉरेन जो भत्ता होता है वो नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं, हमने कॉजेज डिस्कस कर लिए। अब इवेंट मतलब एक स्पार्क था और उसके बाद रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। स्पार्क की बात करें तो मिक्सिंग ऑफ द बोन डस्ट इन आटा। ऐसा था कि जो आटा यूज़ कर रहे थे उसमें ऐसा लोगों में मतलब अफवाह फैल गई थी कि बोन डस्ट मिक्स कर रखा है। ठीक है। जो मतलब हड्डियों से बना हुआ जो आपका मिक्सचर होता है वो मिक्स कर रखा है। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल, तो ये दोनों चीज़ें ने एक स्पार्क पैदा की एंड स्पार्क होते ही रिवोल्ट आपका स्टार्ट हो गया था। The greased wrapping paper of the cartridge of the new rifle was reportedly made of beef and pig fat। ठीक है। अब बीफ से है तो हिंदूज को प्रॉब्लम हुई एंड पिग के फैट से है तो मुस्लिम्स को प्रॉब्लम हुई। तो कहीं ना कहीं जो दोनों रिलीजन के जो सिपॉइज थे उन दोनों के लिए ही ये डिसकंटेंटमेंट लेकर आया ये इनफील्ड राइफल जो भी इंट्रोड्यूस की गई थी। इससे क्या हुआ, रेबेलियन स्टार्ट हुआ। रेबेलियन सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था, ये आपके मेरठ से स्टार्ट हुआ है, मेरठ कंटेनमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कब स्टार्ट हुआ है, May 9 1857, विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो सिपॉइज थे मेरठ में, इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स का मर्डर कर दिया, जेल तोड़कर ये सब मार्च करने लगे दिल्ली की तरफ। ठीक है, दिल्ली क्यों, क्योंकि जो मुगल एम्पायर का हमारा जो कैपिटल था वो क्या था, वो दिल्ली था। तो वो दिल्ली की तरफ इसलिए जा रहे थे क्योंकि वो रिवाइव करना चाह रहे थे मुगल एम्पायर को। ठीक है, तो इसलिए बोल सकते हैं कि जो रिवोल्ट था वो बैकवर्ड लुकिंग था। मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कोई भी मतलब उन्होंने एक प्री प्लान कुछ था नहीं, एंड ये बहुत ही बैकवर्ड लुकिंग था। ये चाहते थे कि इंडिया जो मेडिवल टाइम्स में है वैसा ही वापस चला जाए। ठीक है, इसलिए वो चाहते थे मुगल एम्पायर को रीइंस्टेट कर दिया जाए और मुगल एम्पायर ही हमारे ऊपर रूल करता रहे। ठीक है, अब कैप्चर की बात करते हैं। अब हमने देखा स्पार्क हो गया, रिवोल्ट स्टार्ट हो गया है। इसमें जो सिपाही स्टार्ट करते हैं अपनी मार्च मेरठ से, वो पहुंचते हैं दिल्ली की तरफ। ठीक है, अब दिल्ली को पहुंचते हैं वो 11 मई को, और वो डिक्लेयर करते हैं बहादुर शाह जफ़र, जो कि आपके लास्ट कौन थे, मुगल एम्परर थे, उनको डिक्लेयर करते हैं एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, कि हिंदुस्तान के एम्परर ये होंगे। ठीक है, बट जो बहादुर शाह थे मतलब बहुत ही बूढ़े हो चुके थे, एंड मतलब उनके पास एज सच इतनी अथॉरिटी भी नहीं थी, इतना पावर भी नहीं था कि वो इतने बड़े रिवोल्ट को लीडरशिप प्रोवाइड कर सके। तो जो लीडरशिप थी वो कौन दे रहे थे, वो दे रहे थे आपके जनरल भक्त खान। ठीक है, इनके पास अपनी पूरी मतलब जो रिवोल्ट थी उसकी पूरी लीडरशिप थी। ठीक है, बट अब रिवोल्ट तो स्टार्ट हो गया, अब मतलब जो रिवोल्ट था वो ज़्यादा टाइम तक चला नहीं। अब स्टार्ट हुआ है कब, 1857 में, पर जो आपका 1862 तक ये ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म हो गया था। कैसे, जो बहादुर शाह थे आपके लास्ट एम्परर थे मुगल एम्पायर के, उनको कैप्चर कर लिया गया एंड उनको डिपोर्ट कर दिया गया रंगून में। उसके बाद जो उनके बेटे थे उनको मतलब गोली से उड़ा दिया गया। ठीक है, तो जो रिवोल्ट था वो ऐसे स्टार्ट हुआ और ऐसे ख़त्म हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें मतलब जिन्होंने लीडरशिप प्रोवाइड की थी मतलब अलग अलग प्रोविंसेस में, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार मैच द फॉलोइंग में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बस लीडर के नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे यहाँ पर। अगर हम कानपुर की बात करें तो आपके नाना साहेब थे यहाँ पर। लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल थी यहाँ पर जो लीड कर रही थी रिवोल्ट ऑफ 1857 को। बिहार में आपके कन्वर सिंह थे। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे यहाँ पे जो लीड कर रहे थे। झांसी में आपकी रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, अब रिवोल्ट के कंसिक्वेंसेस देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट कंसिक्वेंस क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट से क्या हुआ, इस एक्ट से ये हुआ कि जो भी मतलब ओनरशिप थी या हम कंट्रोल बोल सकते हैं, कंट्रोल इंडिया का कहाँ चला गया, फ्रॉम कंपनी टू क्राउन। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था जो इंडिया का कंट्रोल था। ठीक है, सेकंड क्या हुआ कि एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया। ये कौन था, ये आपका मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट था। ठीक है, ये इसके पास
क्या अथॉरिटी दी गई थी इसको कि ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करेंगे। और ये ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे और ये रिस्पॉन्सिबल भी बस उनको ही थे, क्योंकि वहाँ के थे तो इंडियन जो लेजिस्लेचर थी उसको ये रिस्पॉन्सिबल नहीं थे और बस ब्रिटिश पार्लियामेंट को ही रिस्पॉन्सिबल थे कि उनको ही जवाब देंगे कि जो भी इंडिया में उनके डिसीजन लिए गए हैं उनके जवाबदेही बस ब्रिटिश पार्लियामेंट को थी। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग ने एक अनाउंस किया था, क्या दरबार होगा, ठीक है, ग्रैंड दरबार इलाहाबाद में हुआ था। इसमें क्वीन का प्रोक्लेमेशन अनाउंस किया गया। क्वीन प्रोक्लेमेशन में क्या था कि क्वीन प्रोक्लेमेशन में जो क्वीन थी उसने ऐसा अनाउंस किया गया कि अब से जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनकी जो भी राइट है वो भी मतलब रिकॉग्नाइज की जाएगी। पहले ऐसा बोलते थे ना कि जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे उनके जो राजा थे वो ब्रिटिशर्स के अंदर हैं, ठीक है, आप ब्रिटिशर्स के बिहाफ में रूल कर रहे हो, बट यहाँ पर उनको भी अपनी एक अलग अथॉरिटी, एक अलग मतलब रिकॉग्निशन दे दी गई थी, ठीक है। क्वीन प्रोक्लेमेशन 1858, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन बाय द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। जो हमारे गवर्नर जनरल थे, इस 1858 से पहले हमारे जो भी हेड थे उसको हम गवर्नर जनरल बोलते हैं, बट उनको एक एडिशनल टाइटल दे दिया गया वाइसरॉय का। अब मतलब ये मत सोचना कि गवर्नर जनरल का जो टैग था वो उनसे ले लिया गया था, ये इनके पास पहले से था, बट इनको एक एडिशनल टाइटल दे दिया गया था वाइसरॉय। तो इनकी जो मतलब अथॉरिटी में मतलब बस बोलने के लिए थोड़ी सी इंक्रीज हो गया था वाइसरॉय के टाइटल से। एरा ऑफ एनेक्सेशन जो था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि क्या हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब से ऐसा था कि अगर कोई भी स्टेट में अगर जो राजा मर जाते हैं तो उनका कोई भी मतलब अपना बेटा नहीं है तो अडॉप्टेड सन इनहेरिट नहीं कर सकता है एम्पायर को। बट ये जो रूल था ये मतलब रिमूव कर दिया गया था, एंड अब जो अडॉप्टेड सन है वो भी लीगल आयर हो सकते हैं स्टेट के, ठीक है। आर्मी ऑर्गेनाइज रीऑर्गेनाइज की गई थी, कैसे रीऑर्गेनाइज की गई थी कि जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 के वॉर में, वहाँ के रीजन के जो भी सिपाहीज थे या सोल्जर्स थे उनको मतलब कोई भी हाई पोस्ट पे नहीं रखा गया, उनको मतलब सर्विस में नहीं रखा गया था या उनको न्यू एम्प्लॉयमेंट नहीं दी गई थी आर्मी के मतलब फील्ड में, ठीक है। आर्मी अमेलगमेशन स्कीम, ठीक है, कंपनीज यूरोपियन ट्रूप्स टू द सर्विस ऑफ द क्राउन। अब जो कंपनी के ट्रूप्स थे, ठीक है, अब जैसे जब मतलब कंट्रोल ही ट्रांसफ़र हो गया है फ्रॉम कंपनी टू क्राउन, तो जो ट्रूप्स थे वो भी मतलब उनका कंट्रोल शिफ्ट हो गया है फ्रॉम कंपनी टू द क्राउन, ठीक है। तो ये आपका आर्मी अमेलगमेशन स्कीम था। लिंक्ड बैटेलियन स्कीम क्या थी कि जो भी यूरोपियन ट्रूप्स थी इंडिया में उनको बार बार ब्रिटिश में जाना पड़ता था, ठीक है। अब जैसे कि कंट्रोल क्राउन के अंदर है तो जो भी ट्रूप्स थे वो वापस ब्रिटिश जाते थे, उनको अच्छे टेक्निक समझाया जाता था कि कैसे अपना कंट्रोल मेंटेन करके रखना है। तो ये मतलब रेगुलर प्रोसेस में कंटिन्यू होते क्या कि इनको बार बार जाना पड़ता था एंड इनको नए टैक्टिक्स समझाने पड़ते थे, ताकि 1857 जैसा रिवोल्ट वापस इंडिया में कभी पैदा ही नहीं हो सके, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इनका जो कंट्रोल था वो बहुत ही फर्म हो गया था इंडिया में। ऑल द हायर पोस्ट इन द आर्मी वे रिजर्व फॉर द यूरोपियंस, ठीक है। इंडियंस को हायर पोस्ट में पहले भी नहीं रखा गया था, अब तो एकदम रिजर्व करती गई कि जो भी हायर पोस्ट है बस यूरोपियंस के लिए ही है, ठीक है। अब जो कंजर्वेटिव ब्रांड ऑफ लिबरलिज्म, जो कंजर्वेटिव थिंकिंग वाले लोग थे ब्रिटिशर्स में, उन्होंने क्या सोचा कि हमने अगर रिलीजन में इंटरफेयर किया था शायद इसी वजह से इतना मतलब मैसिव स्केल पर रिवोल्ट हुआ है। तो अगर हम इंटरफेयर ही नहीं करेंगे यहाँ के रिलीजियस अफेयर्स में तो लोगों के अंदर नाखुश होगी ही नहीं, लोग मतलब एकदम खुश रहेंगे। तो जो भी मतलब ऐसा था ना कि मतलब मॉडर्न थॉट्स लेकर आ रहे थे कि सती अबॉलिश हो रही थी, विडो रिमैरेज हो रही थी, ये जितने भी सिस्टम ये लेकर आ रहे थे ये एकदम से स्टॉप हो गए। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगा कि शायद हम इंटरफेयर कर रहे थे, इसकी वजह से ही रिवोल्ट हुआ है, ठीक है। इसके बाद इनका जो कंट्रोल था बहुत ही ऑटोक्रेटिक हो गया, क्योंकि ये इंडियंस के हित के लिए कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। पहले तो थोड़ा बहुत कर भी रहे थे, इसीलिए मतलब थोड़े बहुत जो मतलब मिडिल क्लास थे वो सोचते थे कि ब्रिटिश का जो रूल है वो इंडिया के हित में है। बट जब इन्होंने ये सारे काम भी छोड़ दिए कि आप जब कुछ कर ही नहीं रहे हो कंट्री के लिए, तो जो मिडिल क्लास थी वो भी सोचने लग गई कि जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर है वो बस हमें एक्सप्लॉयट करने के लिए बची हुई है, ठीक है। तो बस ट्रेड कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट कमा रहे हैं और इंडियंस को कुछ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ना तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब डेवलप हो रही थी। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो डिसकंटेंटमेंट था पहले तो पीजेंट वगैरह में ही था, बट बाद में मिडिल क्लास में ही चला गया। तो मिडिल क्लास में डिसकंटेंटमेंट फैला तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बनाई आईएनसी। इसीलिए हम देखेंगे कि जो आईएनसी की लीडरशिप है वो मिडिल क्लास वाले जो लोग थे
उनसे ही आ रही थी, क्योंकि पहले ये सोच रहे थे ना कि मतलब हमारे हित में काम हो रहा है, बट जैसे ये सारी मतलब रिफॉर्म्स स्टॉप हो गए, तो ये आईएनसी की फॉर्मेशन करते हैं, ताकि जो जो ब्रिटिश का जो पावर है या अथॉरिटी है, हम इंडिया के हित में इसको ट्रांसफॉर्म कर सकें। ठीक है। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल जैसे आपके हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगाई गई कि आपने मुस्लिम्स को मतलब प्रेस कर रहे हो आप, ठीक है, अपीज़ कर रहे हो उनको, हिंदूज़ में डिसकंटेंटमेंट हो रहा है इसके वजह से। तो ये मतलब हर एक तरीके से मतलब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इंडिया में अडॉप्ट की गई, जिसका एक रिजल्ट ये भी था कि पार्टीशन हुआ हमारा लेटर ईयर्स में। तो ये स्टार्ट आपका डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स ने अपनाई थी, उसका ही रिजल्ट था। Racial hatred and suspicion between the Indians and the English, the newspapers and journals in Britain picturized the Indians as subhuman creatures. Indian population was dubbed as unworthy of trust. तो जो भी न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहे थे आपके ब्रिटेन में, वहाँ पर क्या दिखाया गया कि इंडियंस जो भी हैं वो मतलब सब ह्यूमन क्रिएचर्स हैं, कि उनको मतलब आप कभी भी मतलब अमेंड नहीं कर सकते हो, उनको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि सती जैसी चीज़ें जब अबॉलिश की गई यहाँ पर, तो लोग उनके खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स ने अपने न्यूज़पेपर में क्या छापा कि इंडियंस को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, वो बहुत ही स्टबन है, बहुत ही ज़िद्दी लोग हैं, तो इन्होंने इसलिए चेंज लाना ही छोड़ दिया यहाँ पर। और वाइट मैन बर्डन के बारे में आपने सुना होगा कि ब्रिटिशर्स ऐसा सोचते थे कि मतलब हम ही एक सिविलाइज्ड कम्युनिटी वाले लोग हैं और पूरे वर्ल्ड को हमें सिविलाइज्ड बनाना है। ठीक है, ये बर्डन है उनके ऊपर, वाइट मैन के ऊपर ऐसा बर्डन है कि आप सिविलाइज्ड हो चुके हो, तो आपको अब पूरे वर्ल्ड को भी सिविलाइज्ड बनाना है। तो इस मतलब ये अपनी अपनी ड्यूटी समझते थे, जिसके लिए मतलब ऐसा बोल सकते थे कि ये मतलब कॉलोनीज़ को बोलते थे कि हम आपके हित के लिए आप यहाँ पर आए हैं, और हम आपको आपको भी सिविलाइज बनाएंगे कुछ सालों में हमारी तरह। ठीक है। बट अल्टीमेटली हमने देखा कि लोगों को समझ में आ गया कि जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने ही हित के लिए रूल कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट के लिए रूल कर रहे हैं, और कॉलोनीज़ को क्या मिल रहा है, कॉलोनीज़ को बस एक्सप्लॉयटेशन ही मिल रहा है, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था इस रूल से। अब सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिग्निफिकेंस क्या था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। ब्रिटिशर्स के लिए बात करें तो ब्रिटिशर को इस रिवोल्ट ने ये दिखाया कि आपकी कमियां कहाँ पर हैं। ठीक है, आप एफिशिएंट तरीके से रूल नहीं कर रहे हो, जिसके वजह से इतने मैसिव स्केल पर रिवोल्ट हो सका। अगर आपका कंट्रोल इतना अच्छा होता इंडिया पर, तो आप रिवोल्ट होने ही नहीं देते। तो ये शॉर्टकमिंग्स जैसे ही उनको पता चली, उन्होंने अपने इस शॉर्टकमिंग्स पर काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे हमने देखा है कि डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी लेकर आई, एंड जो जो हाई पोस्ट थे आपकी आर्मी में वो रिजर्व कर दिए गए, क्योंकि सिपॉइज़ का हमने देखा था कि एक जो स्पार्क था वो सिपॉइज़ से ही था। मेरठ कंटेनमेंट में क्या हुआ था, तो जो भी हायर पोस्ट थी वो रिजर्व कर दी गई थी ब्रिटिशर्स के लिए। इंडियंस के लिए क्या थी, दो इससे एज सच कुछ बड़ा मतलब हमारा रिजल्ट नहीं आता है, बट इसने क्या किया, लोगों की जो ग्रीवियंसेस थी, जो सिपॉइज़ के ग्रीवियंसेस थी, वो एकदम ओपनली बाहर लेकर आए कि पीपल आर नॉट हैप्पी विद द ब्रिटिश रूल। उनको ये पता चल गया कि मतलब जो ब्रिटिशर्स को कि मतलब लोग हमारे रूल से खुश नहीं हैं, इसीलिए आपने देखा जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, ठीक है, वो इन्होंने वो जो क्लॉज था वो ही ऑल टुगेदर एबॉलिश कर दिया। ठीक है, ताकि लोगों में थोड़ा सा हम अपने अपने लिए थोड़ा सा मतलब वो लेकर आ सके कि लोग हमें एक्सेप्ट करने लग जाएं। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसे वो क्लॉज रिमूव कर दिया गया। प्रिंसली स्टेट्स को राइट दे दी गई थी कि उनको रिकॉग्नाइज किया गया था कि आप सोल अथॉरिटी हो प्रिंसली स्टेट्स में। तो इससे क्या हुआ कि जो एक थोड़ा बहुत ट्रस्ट था वो वापस पैदा हुआ ज़मींदार के बीच में, प्रिंसली स्टेट्स के बीच में। इसलिए क्या करते हैं, ये हमेशा ब्रिटिशर्स का साथ देने लग जाते हैं। सब्सिक्वेंट जितने भी रिवोल्ट होते हैं या नेशनल मूवमेंट चलता है, तो ये हमेशा ब्रिटिशर्स के साइड में ही रहते हैं। अगर हम नेचर की बात करें तो इट वॉज नॉट क्वाइट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बट इट शोड द सीड्स ऑफ नेशनलिज्म एंड क्वेस्ट फॉर फ्रीडम फ्रॉम एलियन रूल। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब जैसे वी डी सवारकर जैसे हमारे हिस्टोरियन है, उन्होंने बोला है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 आपका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, बट मतलब एज सच मतलब इंडिपेंडेंस जैसा तो हमें कुछ उसमें से आउटकम मिला नहीं, बट एक जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसके सीड्स जरूर हो गए थे। तभी 1885 में हम देखेंगे आईएनसी की फॉर्मेशन होती है, और मतलब सब्सिक्वेंट ईयर्स में जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो मतलब अग्रेसिव होते जाता है। ठीक है, ये एक फैक्चुअल चीज़ है कि वाइट म्यूटिनी ये आपको आपकी स्पेक्ट्रम की बुक में नहीं मिलेगी। तो वाइट म्यूटिनी क्यों हुई थी, जैसा कि हमने डिस्कस किया, जो यूरोपियन ट्रूप्स थे
उनको कहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया था? फ्रॉम कंपनी टू द क्राउन, ठीक है? जो लिंक्ड बैटेलियन स्कीम हमने डिस्कस की थी। इससे क्या हुआ, रिसेंटमेंट होने लग गई, क्योंकि अब उनके ऊपर एक्सेसिव कंट्रोल होने लग गया ट्रूप्स के ऊपर, ठीक है? पहले तो वो एकदम फ्री थे क्योंकि कंपनी के रूल के अंडर थे, तो इतना एक्सेसिव कंट्रोल नहीं था उनके ऊपर। पर जैसे ही क्राउन रूल में गए, तो जो कंट्रोल था ट्रूप्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हो गया था, ठीक है? तो इससे उनके अंदर डिसकंटेंटमेंट हो गई। इससे क्या हुआ, उन्होंने भी रिवोल्ट कर दिया, ठीक है? तो यही थी आपकी वाइट म्यूटनी, जब आपके यूरोपियन ट्रूप्स अगेंस्ट द क्राउन जब रिवोल्ट करते हैं तो इसको वाइट म्यूटनी बोला जाता है। वाइट क्यों? क्योंकि वाइट मैन बर्डन है, तो वाइट म्यूटनी भी होगी यही, ठीक है? तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करें, ठीक है? और बाकी के लेक्चर, हमारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है, तो बाकी के लेक्चर वहाँ देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।